हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं यूपीएससी सीक्रेट एस्पिरेंट स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं पक्के से कह सकती हूँ कि अभी आप लोग जिस तरह से भी तैयारी कर रहे होंगे, कम से कम आपके कुछ नहीं तो 10 नंबर ज़रूर बढ़ जाएंगे। आफ्टर 10 से ज़्यादा ही बढ़ेंगे, लेकिन कम से कम मैं मान के चल रही हूँ कि अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा देख लिया तो कम से कम आपके 10 नंबर तो ज़रूर बढ़ जाएंगे, कम से कम। तो दोस्तों चलिए हम पहले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। इसमें कुछ ज़रूरी टिप्स होंगे जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। दोस्तों, मैं भी तैयारी कर रही हूँ और तैयारी के दौरान क्या क्या दिक्कतें आती है उससे मैं बहुत अच्छे से परिचित हूँ कि कैसे कैसे परेशानियाँ आती है। तो चलिए हम पहले टिप्स की तरफ बात करते हैं। उसके तो पहला टिप्स है कि हर दिन जो है स्टडी का प्लान बनाएं और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। दोस्तों, जो तैयारी होती है ना, एक ही दिन करके कैसे चला जाता है पता नहीं चलता, और जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि उसी समय हमें सबसे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ऐसा लगता है कि पढ़ते पढ़ते मन बहुत एक ही चीज़ की तरफ जा रहा है, एक ही सब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, बोरिंग जैसी फीलिंग आती है। और उसी समय लगता है कि वीडियो भी देखें, उसी समय ऐसा महसूस होता है कि परिवार से भी बातें करें और भी बहुत सारी चीज़ों की तरफ मन भटकता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। अपने मन को थोड़ा सा आप काबू करिए, अपने मन को थोड़ा सा हैंडल करिए, उसको थोड़ा सीमाओं में बांधिए कि नहीं, अभी ये सब का समय नहीं है। तो मन पे काबू रखिए, अपने मन को शांत करिए और अभी फ़िलहाल सोचिए कि ये सब तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन अभी पढ़ने का समय है। तो स्टडी का पूरा दिन का जो है शेड्यूल बना करके पढ़े, इससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्त। इससे पहले तो ये होगी कि जो आप ऐसा टाइम को वेस्ट करते हैं, बहुत सारा टाइम चला ही जाता है। देखते हो, थोड़ी छोटी काम के लिए, चाय पीने के लिए उठो या कहीं चले जाओ, 1-2 घंटा कब निकल जाता है स्टूडेंट का पता ही नहीं चलता। जबकि ये 1-2 घंटे का हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से हमारी लाइफ में इसका बहुत ही महत्व है। अभी आप ऐसे मान के मत चलो कि कितना टाइम बचा है, कितने दिन बचे हैं, कितने महीने बचे हैं। नो नो, इसको घंटों में कन्वर्ट करके देखो तो आपको पता चलेगा और इसकी आप सही वैल्यू भी कर पाओगे। तो पहले टिप तो ये रही। दूसरी टिप की बात करते हैं। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम को कभी भी इमोशनली ना लें। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, हो सकता है इसके बाद बहुत सारे लोग मेरी वीडियो ना देखें, पर दोस्त ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं इस एग्ज़ाम को बहुत ही इमोशनली लेते हैं। दोस्तों, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, आफ्टर ऑल अभी भी दे रही हूँ। बहुतों को लगता है कि मैंने टाइम सब ख़त्म हो गया है, ऐसी बात नहीं है। मेरा खुद ये भी स्टार्टिंग स्टेज ही है दोस्त। तो इस एग्ज़ाम को कभी भी इमोशनली ना लें। हमेशा ये सोचकर चलना है कि मेरी तैयारी कितनी है और तैयारी के हिसाब से मैं कितने नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स कर पा रही हूँ और कितने ध्यान से कर पा रही हूँ। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही मैन्यूट तरीके से देखा करिए। इमोशनली इस एग्ज़ाम को कभी लेना ही नहीं है। हमेशा ज्ञान की तर्ज पर लीजिए, हमेशा ज्ञान की तर्ज पर लीजिए, कभी भी इमोशनली नहीं लेना है। और हमेशा बहुत ही मैन्यूट तरीके से बहुत ही तैयारी करके देखा करिए दोस्त कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी कितनी बनी रहती है। एक्यूरेसी का मतलब है कि ध्यान कितना लगा रहता है, आप कितना अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। एक जैसे समझ लीजिए कि आप टेस्ट दे रहे हैं। दोस्तों, मैं बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगी। ये छोटी छोटी बातें लगता है कि बहुत छोटी है, लेकिन ये बहुत बड़ी है। मान लीजिए, समझ लीजिए 100 क्वेश्चन है टोटल के टोटल, और 30 क्वेश्चन तक तो आपका ध्यान बहुत ही अच्छे से रहता है और मन भी ठीक लगता है। लेकिन उसके बाद आप चेक करिए क्या कहीं 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद आपका दिमाग थक रहा है, या फिर उतना एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, या 30 क्वेश्चन में आप हर क्वेश्चन में 2-2 मिनट ले रहे थे। मुश्किल से मान के चलिए कि 2-2 मिनट ले रहे थे, लेकिन ये टाइम जो है बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। या फिर 30 क्वेश्चन के बाद आप एक क्वेश्चन में 2.5-2.5 मिनट लेने लग गए हैं, सोचने लग गए हैं बहुत ज़्यादा। तो इस टाइप की समस्याएं आती है दोस्तों। इसका मतलब है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत कम है। इसका मतलब है कि आपकी एक्यूरेसी मुश्किल से 60 से 70% के आसपास आ रही है। तो इस सबको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक बात याद रखिए कि जितना आपका खून प्रयास के दौरान बहेगा, उतना ही आपका जब असली युद्ध होगा ना, उसमें कम बहेगा। तो यहाँ खून नहीं बहाना है, यहाँ पसीना बहाना है। यानी कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में अपना पसीना बहा लेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपका कम खून बहेगा एग्ज़ाम के समय में। यानी एग्ज़ाम में आपको उतनी कम मशक्क़त करनी पड़ेगी। दोस्तों, हमारा दिमाग जो है ना, वो उनको आदत पड़ती है, आदत दिवाना पड़ता है, लगवाना पड़ता है कि कैसे 2 घंटे हम अपने एग्ज़ाम पे एक्यूरेसी को रख सकते हैं, ध्यान से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चन ऐसे इतने उलझाऊ होते हैं कि उसमें पूरा का पूरा मतलब आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी सब याद करना पड़ जाएगा, रखना पड़ जाता है। क्वेश्चन इतने अजीब तरीके के होते हैं। मैं कभी आपको क्वेश्चन भी दिखा दूँगी। फ़िलहाल मेरे पास अभी भी है, लेकिन मैं ये वीडियो उस तरह से बना नहीं रही हूँ वीडियो वाले। अगर मैं वीडियो वाले बनाऊँगी तो मैं आपको बता दूँगी कि कितने अजीब होते हैं। अगर आप
मतलब अभी न्यू स्टूडेंट है। तो अगर आप बिगनर्स नहीं हैं, पहले से भी आप अटैम्प्ट दे चुके हैं, फिर तो आपको ये चीज़ें खुद ही पता होगी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, सेकंड ऑफ तो मेरा ये था। थर्ड की बात करें तो मैं बोलूँगी कि जो मंथली मैगजीन्स होता है ना, मंथली मैगजीन्स, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए स्टार्टिंग से ही। अगर अभी आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, मेरा कहने का मतलब है कि तैयारी आपकी बहुत ज़्यादा नहीं भी हुई है और आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, मतलब ऐसा है कि यूपीएससी का जो तैयारी है ना, वो लास्ट तक भी ऐसा ही लगते रहता है जैसे कि मेरी तैयारी ठीक से नहीं हुई है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन में जाओगे ना, तो क्वेश्चन इतने टफ पाओगे, इतने टफ पाओगे, और वो इतने पता भी चल जाते हैं। स्टूडेंट है, ऑब्वियसली बात है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाता है कि जो क्वेश्चन मेरे सामने रखा गया है, ये कितने कोर कॉन्सेप्ट से मेरे सामने ये क्वेश्चन को दिया गया है। तो उस हिसाब से ऐसे ही लगता है कि यूपीएससी लेवल की अभी हमारी तैयारी नहीं है। तो इस तरह से दिमाग में आता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं कहूँगी कि करंट अफेयर्स पढ़ने से क्या होता है, दूसरे से बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं जो शायद आपको नहीं पता होगा। पहली बात तो अगर आप करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन्स को पढ़ते हैं ना, तो इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि हमें किसी भी न्यूज़ को किस तरह से पढ़ना है, और उसका कोर एरिया जो कोर एरिया या कोर पॉइंट्स है वो क्या है, और मुझे कहाँ पर ध्यान देना है। जैसे कि समझ लीजिए कोई कॉन्सेप्ट है, कुछ भी मान के चल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कैग है, कैग के बारे में आपने पढ़ा होगा। अभी मैं कैग के बारे में लिख रही थी, इसलिए मुझे ये याद आ गया। समझ लीजिए कैग के बारे में आप पढ़ रहे हैं। कैग आप जानते हैं ना, CAG कैग। अगर नहीं जानते तो गूगल सर्च कर लीजिएगा। मान लीजिए आप ये पढ़ ही रहे हैं, और इसमें हो गए तो बहुत सारी बातें कि ये किसके साथ काम करता है, किसके साथ नहीं करता है, और इसके क्या क्या अनुच्छेद वगैरह लिखे रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखे रहती है कि इसको बनाता कौन है, इसके कार्यकाल कितने होते हैं, और कितने समय पर ये काम कर सकता है, इसकी शक्तियाँ कितनी होती हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा है कि पढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन इस पर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं आपको ध्यान नहीं रहेगा, आपको पता नहीं रहेगा स्टूडेंट को कि मुझे जितनी भी चीज़ें लिखी हैं। मान लीजिए कैग के बारे में आपको किताब में 2-3 पेज लिखे मिल जाएंगे, तो क्या आपको पूरा 2-3 पेज याद करना है या याद रखना है? ऐसी बात तो नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट उसमें जितने भी याद रखने हैं। उसमें से कुछ ही पॉइंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है, कैग की शक्तियाँ क्या है, कैग में कितने सदस्य होते हैं, कैग जो है उसके कार्य में सहकारी समितियाँ किस तरह से अपना योगदान देती है। तो ये होता है पॉइंट्स कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स को क्या होता है कि बहुत ही जो अटेम्प्ट दिए हुए लोग रहते हैं, जिनको इस एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पहले से नॉलेज है, जिनको पता होता है कि क्वेश्चन किस तरह से है, स्पेशलिस्ट बनाते हैं। क्या मेरा कहने का मतलब है कि उसको स्पेशलिस्ट तैयार करते हैं, तो अच्छे से रहता है, मैन्यूट तरीके में रहता है कि हाँ मुझे किस कोर एरिया पे ध्यान देना है। इसलिए करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर अभी आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है तो भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं 2025 का, तो नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, दे रहे हैं तो पढ़ने लगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं ऐसा कोशिश करती हूँ दोस्तों कि जो बिगनर्स है या फिर एडवांस स्टूडेंट है, उनको भी मेरी बातें समझ में आए। बिगनर्स को तो बहुत अच्छे से समझ में आती होगी, लेकिन जो एडवांस स्टूडेंट है शायद उनको शुरू में लगता होगा कि हल्का फुल्का बता रही है। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं एकदम एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, बिल्कुल वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। और चौथी बात जो है, वो चौथा पॉइंट जो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये उसी के लिए। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो इस बात को अगर आप नहीं भी सोचिएगा तो कोई बात नहीं है कि टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दीजिए। दोस्तों अगर आप 2025 का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तब तो आप टेस्ट सीरीज लगा ही रहे होंगे, और अगर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अभी भी एग्ज़ाम में 1 मंथ से ज़्यादा ही टाइम है, देखा जाए तो अभी भी मोटा मोटी 35 दिन तो है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं तो प्लीज़ लगाना शुरू कर दीजिए। 35 दिन, हाँ 35 दिन तो है अभी, पूरे 35 दिन ही है दोस्तों, बिल्कुल 35 दिन बचे हैं। तो अगर आप नई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो प्लीज़ देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तैयारी नहीं होगी, तो वो सोच रहे होंगे कि लास्ट में 1 मंथ जो बचेगा तब दे देंगे टेस्ट सीरीज। लेकिन नहीं, अगर आप दे रहे हैं तो प्लीज़ देना शुरू कर दीजिए। और टेस्ट सीरीज देने में है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा बता देती हूँ कि टेस्ट सीरीज जब हम लोग लगाते हैं ना, तो जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, इसको लोग बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। एक्सप्लेनेशंस, मैं भी जानती हूँ दोस्तों कि कोचिंग से कोई भी टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन लेना काफ़ी कॉस्टली होता है, और हर बच्चा ये वहन नहीं कर सकता। अगर आप वहन कर सकते हैं तब तो आपको अच्छे से पता होगा, तब तो कोई भी कोचिंग सेंटर जाइए, वहाँ से इस बार जितना भी यूपीएससी का टेस्ट सीरीज निकला है, न्यू वाला, बिल्कुल पुराना वाला नहीं, न्यू वाला,
ले लीजिए और उसको टेस्ट को सॉल्व करिए। सॉल्व कर रहे हैं, आपकी कितने नंबर आ रहे हैं वो तो थोड़ा बहुत मैटर है, लेकिन अगर आप तैयारी बढ़िया बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो जो उसके साथ एक्सप्लेनेशंस मिला है ना उसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। वहाँ से आपके कम से कम 20, 25, 30 क्वेश्चन फंस जाएंगे, एकदम रियल वाले क्वेश्चन फंसने वाला है। क्योंकि जो लोग वो क्वेश्चन बना रहे हैं, एक्सप्लेनेशंस बना रहे हैं, वो किस बेसिस पे बना रहे हैं कि हो सकता है वो क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों वो क्वेश्चन स्पेशलिस्ट लोग बनाते हैं और बहुत ही सोच समझ के बनाते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स का ले रहे हैं उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्या क्या हुआ है अभी हाल फिलहाल में, वो भी 18 मंथ का ही होता है। अगर आप उसको एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कम से कम आपको वहाँ से 25-30 क्वेश्चन फंस जाएंगे। और अगर नहीं भी फंस रहे हैं ना क्वेश्चन, कि सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आता है ना उसको ऑप्शंस को छांटने में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। भले आपको मेरी ये बातें बचकानी लग रही होगी, लेकिन ये बात सच है। और जब आप बहुत ही ब्रॉड लेवल पे तैयारी करते हो, अगर कोचिंग से तैयारी करते होंगे तब तो आपको पता होगा। क्योंकि अगर आप कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं तो क्लास में तो नहीं, लेकिन आप लाइब्रेरी वगैरह जाकर देखा करिए, कोचिंग की लाइब्रेरी वगैरह जाकर देखिए, वहाँ पे आप सीनियर बच्चों को यही सब करते पाएंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में ऐसा होता है, ऐसी चीज़ें हैं। तो चलिए बात करते हैं पाँचवा। तो पाँचवा यही है, मैं यही कह रही थी, ये भी शायद 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए है कि सीसेट की तैयारी अगर नहीं की है बिल्कुल भी, तो भी आप तैयारी करने लग जाइए बिल्कुल। और अभी भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सीसेट की तैयारी अब नहीं की है तो कहीं ना कहीं आपके इरादों को कमज़ोर करती होगी कि पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से बिल्कुल भी मत सोचिए। सीसेट की तैयारी में आपको 2 चीज़ लेकर चलना है, 2 सब्जेक्ट लेकर चलना है। 3 सब्जेक्ट होता है ना इसमें, तो या तो आपको मैथ या फिर वो जो है क्या एक रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग या फिर कॉम्प्रिहेंशन, इसमें से तीनों में से 2 सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से लेके चलिए। 2 पार्ट आपको बहुत अच्छे से करना है, एक अगर हल्का फुल्का भी होगा तो चल जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो दोस्तों जिन लोगों को मैथ आती है उनको हल्का फुल्का रीजनिंग भी आता ही है, थोड़ा बहुत रीजनिंग उनको पता होता है। लेकिन अगर जो लोग रीजनिंग में तेज़ हैं तो हो सकता है मैथ उनको बहुत बिल्कुल भी ना आता हो। तो दोस्तों आप एक काम करिए कि रीजनिंग के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन को ठीक करना शुरू कर दीजिए। कॉम्प्रिहेंशन रामबाण तरीका है इस एग्ज़ाम को पास करने का, अच्छे आते हैं। और ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं होगा, आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आने लगता है, ऐसा नहीं है। और उसके बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं, उसमें बहुत सारे ट्रिक्स आते हैं, मैं दूसरे वीडियो में किसी में बता दूंगी। लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि सीसेट की प्रिपरेशन जो है, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपने सीसेट की प्रिपरेशन नहीं भी करी है तो भी तैयारी करने लग जाइए। इसकी अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए। दोस्तों आप जब तक खुद से इसका नहीं देखिएगा ना सिलेबस, और नहीं आप समझिएगा ना कि मुझे कैसे तैयारी करना है, तब तक आपको दूसरा कोई कुछ नहीं समझा सकता है, जब तक आप खुद नहीं बैठेंगे। और जिस दिन आप खुद तैयारी करने बैठ गए ना, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कोचिंग वगैरह करने लगते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं फिर निर्भर हो जाते हैं कोचिंग पर। नहीं, निर्भर नहीं होना है, आपको याद रखना है कि सिलेक्शन आपको लेना है, कोचिंग को नहीं। आपको सब कुछ करना है, कोचिंग को नहीं। इसलिए आप ध्यान रखिए कि हम क्या कर रहे हैं। और जिस दिन आप खुद से बैठ के सिलेबस को एनालाइज करने लग गए ना, समझ लीजिए 20% आपका काम तो उसी समय बन गया। क्योंकि जब हम तैयारी करने लगते हैं ना तो वो विश्वास जागने लगता है। जब एक विश्वास जागता है तो वो हमें और भी बहुत चीज़ें करने की हिम्मत देता है। और दोस्त आपको अगर अच्छे से अगर आपने काम नहीं किया है तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा अथी भी आ रही होगी, सेल्फ डाउट भी हो रहा होगा। लेकिन मैं एक बात कहूँ, सेल्फ डाउट मत करिए। हो सकता है आप तैयारी अभी से भी करिए, क्या पता आप खुद को ही चौंका दें। और सच में ऐसा होता है, आप खुद को ही चौंका दोगे। जब आप मेहनत करने उतर जाते हो ना, ठान लेते हो ना कि मुझे ये चीज़ करना है, तो कहीं ना कहीं आप खुद को भी चौंका देते हो एक दिन कि हाँ ये सच में मैंने कर लिया, कैसे कर लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देती हूँ, अगर आप यहाँ तक आते आते सब कुछ भूल गए हो तो। मैंने पहले पॉइंट में कहा था कि स्टडी का पूरा दिन शेड्यूल जो है बना के स्टडी करें। दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका जो समय इधर उधर वेस्ट हो रहा था वो वेस्ट नहीं होगा, अच्छे से आप एग्ज़ाम दे पाओगे। इधर उधर जो वेस्ट हो रहा था वो वेस्ट नहीं होगा, और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाओगे। क्योंकि अभी का समय ऐसा है कि मन डरा हुआ है, और हम पता नहीं क्यों इस समय ऐसा होता है ना कि हर चीज़ की ज़रूरत पड़ने लगती है। इसी समय फैमिली भी याद आती है, इसी समय ये भी लगने लगता है कि मैंने इतना सारा समय वेस्ट किया। सारी जो इवोल्यूशन है, सब कुछ चीज़ें सब इसी समय होने लगता है। खुद से हम लोग फिर से इवेलुएट करने लगते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, नहीं किया। और अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उसमें फैमिली की भी याद आएगी, बोरिंग वगैरह होगा, बोरियत फीलिंग होगी, या ऐसा लगेगा कि ब्रेन बहुत थक गया है। सब कुछ इसी समय होने लगता है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके मन का डर है, ये बाहरी चीज़ नहीं है। और ये हर स्टूडेंट के साथ है, जो भी टॉपर होगा ना ये चीज़ें उनके साथ भी हो रही होगी। इमोशनल कनेक्शन वगैरह सब कुछ इस समय सबको आ रहा होगा। तो अपने मन को शांत करिए, अपने मन के बहकावे में मत आइए, अपने मन को थोड़ा शांत रखिए
और फिलहाल अभी ये सोचिए कि ये सब करने का तो समय बाद में भी है, लेकिन फिलहाल अभी पढ़ाई करने का समय है। जो भी चीज़ें आ रही है, परेशानियाँ आ रही है, रिग्रेट आ रहा है, सोच लीजिए ये सब एग्ज़ाम के बाद करेंगे। जो भी अभी अगर अपने टाइम को ठीक से यूज़ नहीं किया तो रिग्रेट आता होगा। तो सोचिए कि सब रिग्रेट, इमोशनल कनेक्शन, या मैंने एक साल क्या किया नहीं किया, या मैंने कोई गलती भी करी है तो खुद को माफ़ कर दीजिए और सोचिए कि एग्ज़ाम के बाद सोचेंगे, प्रीलिम्स हो जाने दो, फिर आराम से बैठकर सोचेंगे मैंने क्या किया नहीं किया। चलिए, तो दूसरी तरफ बात की, दूसरी पॉइंट मैंने ये कहा था कि इस एग्ज़ाम को कभी भी इमोशनली ना ले। सही में दोस्तों, इस एग्ज़ाम को इमोशनली नहीं लेना चाहिए। हमेशा इस एग्ज़ाम को ज्ञान के तौर पे लेना चाहिए। अगर आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पा रहे हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे में ताकत नहीं है, या मेरे में दम नहीं था, या मेरे में चीज़ें नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं सोचिए। बस ये सोचिए कि आपकी तैयारी उतनी नहीं थी कि IAS पास कर सके। और दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी को भी बहुत ही अच्छे से इन्हेंस कर सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं कि हाँ भाई, मेरी तैयारी उस लायक अभी नहीं थी, ये क्योंकि ये एग्ज़ाम ही इतना बड़ा है। अगर इतना बड़ा नहीं होता तो लोग ऐसे ही परेशान नहीं है इस एग्ज़ाम में। तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, किसी को कंपनसेट करने की कोशिश मत करिए, किसी को बताने की कोशिश मत करिए। आप सिर्फ अपने आप को साबित करने की कोशिश करिए कि हाँ, मैंने पढ़ा, मैं कितना पढ़ रही हूँ और पढ़ने से मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। ये चीज़ें सोचिए, किसी और को कंपनसेट करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा मैंने बोला था कि करंट अफेयर्स जो है मंथली मैगजीन पढ़ना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में अंदाजा होगा और आपको पता ही होगा कि प्रीलिम्स का जो पेपर है वो 70% तो करंट अफेयर से ही होता है। बेसिक भी होता है, लेकिन करंट अफेयर से ही ज़्यादा होता है। और जो चीज़ें करंट में है ना, उसी के बेसिक से क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। तो हर चीज़ें कहीं ना कहीं करंट से ही रिलेटेड है। आपको करंट को एकदम रामबाण मान के चलना है। और जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हैं, जो चीज़ें करंट में है, तो क्या उसका बेसिक नहीं होता है? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसका बेसिक भी लिखा ही होता है कि उसका इतिहास अभी तक क्या रहा है। तो अगर आप वो सब पढ़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन में ऑप्शंस आएगा ना, उसको एलिमिनेट करने में आप ज़्यादा अच्छा खुद को साबित कर पाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, शायद हम सही लिख रहे हैं, सही कर रहे हैं, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा आपको। कोई भी चीज़ को अगर कट कर रहे हैं तो अगर आपको कोई ऑप्शन लग रहा है कि ये सही नहीं है, तो आप कॉन्फिडेंस बनाएंगे कि हाँ, सही नहीं है। चौथा है कि टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दीजिए। अगर 2025 का एग्ज़ाम देना है तो बहुत सारे बच्चे देना शुरू भी कर चुके होंगे, लेकिन जो नहीं दिए हैं तो अभी देना शुरू कर दीजिए। अब पूरी 35 दिन है, पूरा आज को मिला के 35 डेज बचे हैं। और दोस्तों, एक बात याद रखिए, इस एग्ज़ाम को जो पास करने वाला है ना, जो अगर उसकी स्ट्रेटेजी अच्छी रहेगी ना, तो 15 दिन में भी पास कर जाता है। 15 दिन की तैयारी में भी बहुत सारे बच्चे पास कर जाते हैं। और जिसका नहीं निकलना रहता है तो साल भर में भी नहीं निकलता है। तो ये सब मत सोचिए। किसी किसी का 15-20 दिन की तैयारी में भी निकल जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होता है ना कि हर एग्ज़ाम देते हैं। तो कैसे देते हैं? बहुत मुश्किल से देते हैं। ऐसा नहीं है, हर एग्ज़ाम के लिए मुश्किल से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन इसी तरह से मिलता है, और वो इससे में भी निकाल ले जाते हैं, क्योंकि उनका बेसिक कवर वगैरह होता है। और नहीं भी होता है, कवर भी होता है तो क्या सबको याद थोड़ी रहता है? रिवीजन तो करना ही पड़ता है। तो अपने आप पे फिलहाल विश्वास रखें, अपने मन पे काबू रखें। और पांचवा पॉइंट मैंने कहा था कि सीसेट की तैयारी अगर नहीं की है तो करनी शुरू कर दीजिए। इसकी स्ट्रेटेजी आप जब तक खुद नहीं बनाएंगे तब तक नहीं बनेगी। मैं इस पर एक अच्छा सा वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए भी बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो ज़रूर आप मुझे बता सकते हैं, ज़रूर पूछिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो या किसी बात को लेकर आपको कन्फ्यूज़न हो कि इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि जब पढ़ने बैठते हैं ना तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न उस समय क्रिएट होता है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी ऐसे ही दूसरे वीडियो पर। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखें और प्रीलिम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से करिए दोस्तों। और हाँ, अपने ऊपर बहुत 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 विश्वास रखिए। अपने ऊपर जब तक आप विश्वास नहीं रखेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। सच तो ये है कि कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी जो ठान लेता है ना, वो कर दिखाता है। जब ठान लेता है ना तो फिर ठान लेता है, वो होके रहता है।